नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं कि महिलाओं और बच्चों की समय देखभाल से ही देश का सतत विकास हो जाता है। जी हां, समग्र देखभाल बहुत जरूरी है और ये बात कहना इसलिए जरूरी हो जाता है कि बच्चे के जन्म पर तो तरह तरह की दुआएं की जाती हैं, उसके सेहत से संबंधित मन्नतें भी मांगी जाती हैं। लेकिन एक बात जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो बच्चे के लिए कवच का काम करती है, उसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। वो है संपूर्ण टीकाकरण। आपको बता दें कि टीकाकरण के अभाव में या फिर कह लीजिए कि जागरूकता की कमी के कारण ग्रामीण इलाकों में तो 4 में से 1 की मृत्यु निमोनिया या फिर डायरिया के कारण हो जाती है। आखिर कौन मां नहीं चाहती कि वो खुद भी स्वस्थ रहे और आने वाले बच्चे को भी एक सेहतमंद जीवन दे। इसलिए बहुत जरूरी है कि गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल और जच्चा और बच्चा से जुड़ी बातों को जानने और समझने की। आज का कार्यक्रम इन्हीं बातों पर आधारित है। हमारा विषय क्या है बता देते हैं आपको। क्यों है जरूरी गर्भवती महिलाओं और शिशुओं का टीकाकरण। जी हां, एक जागरूकता, ये है हमारा आज के कार्यक्रम का विषय। और इन बातों के अलावा आज हम अपने एक्सपर्ट से ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या घातक हो सकता है गर्भवती महिलाओं के लिए कोरोना, या अजन्मे बच्चे पर भी पड़ सकता है कोरोना का असर। क्या गर्भवती महिलाएं भी कोरोना की वैक्सीन लगवा सकती हैं? सुरक्षित प्रसव और वैक्सीन से जुड़ी ऐसी ही सारी बातें होंगी आज के हमारे इस कार्यक्रम में, जिसे बताने के लिए पूरे 1 घंटे तक रहेंगे देश के 2 बड़े विशेषज्ञ। आइए उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विजय जोशी, जो सफदरजंग अस्पताल में प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में प्रोफेसर हैं। आप खास तौर पर गर्भावस्था के दौरान होने वाली समस्याएं और मां के स्वास्थ्य पर प्रकाश डालेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ दूसरे विशेषज्ञ मौजूद हैं, डॉक्टर रमेश अग्रवाल। आप दिल्ली एम्स में बाल रोग विभाग में प्रोफेसर हैं। आप बच्चे के कुपोषण के कारण और लक्षण के अलावा वैक्सीन के तमाम पहलुओं की जानकारी देंगे। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम स्वस्थ के साथ में। बिल्कुल दोस्तों, यदि आप मां बनने की तैयारी कर रही हैं, अपने शिशु के बारे में या फिर कोरोना वैक्सीन के बारे में कुछ जानना या फिर पूछना चाहती हैं, तो आप हमें फोन कर सकती हैं। विषय आपके को फिर से बता देते हैं, दोहरा देते हैं आपके लिए। क्यों है जरूरी गर्भवती महिलाएं और शिशु का टीकाकरण, एक जागरूकता। जी हाँ, यही है आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय। आपके पास कोई भी सवाल है, कोई जानकारी आप हासिल करना चाहती हैं, तो इसके लिए आपको हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113-060 और 1800-113-061 हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है, जिस पर आप फोन करेंगे तो आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। आज के हमारे इस कार्यक्रम की चर्चा की हम शुरुआत करें, आपके फोन कॉल्स को हम अटेंड करें, उससे पहले आइए देखते हैं सुरक्षित मातृत्व पर हमारी एक विशेष रिपोर्ट। दुनिया का पहला देश है जहां राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। जी हां, यहां मां का दर्जा है ही कुछ ऐसा, सबसे ऊंचा और अनमोल। मां बनने का सुख एक मां ही जानती है, लेकिन असमय मां को कुछ हो जाए तो बहुत दुख होता है, क्योंकि इससे न केवल बच्चे बल्कि पूरा का पूरा परिवार ही बिखर जाता है। हर साल सैकड़ों महिलाएं जहां गर्भधारण और प्रसव से जुड़ी दिक्कतों के कारण मर जाती हैं, वहीं कई बीमारियों से मां और बच्चे दोनों के लिए खतरा हो जाता है। ज्यादातर मातृ मृत्यु की वजह अधिक रक्तस्राव के अलावा इन्फेक्शन, असुरक्षित गर्भपात या ब्लड प्रेशर होते हैं। इसलिए जरूरी है प्रसव से पूर्व जानकारी और जागरूकता की, ऐसी जानकारी की जो जोड़ती है अपनी ही कोख के एक जीवन को अपने सीने से। जी हाँ, माँ और बच्चे के सुरक्षा की और संरक्षा की एक मजबूत पहल है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। यदि महिलाएं किसी भी समाज की मजबूत स्तंभ होती है, तो बच्चे होते हैं देश के भावी भविष्य। प्रधानमंत्री के इस महत्वपूर्ण फैसले का मूल उद्देश्य है उस नवजात शिशुओं की देखभाल जो भारत के भविष्य है। ये भविष्य है सेहत के 7 रंगों का, जो जोड़ता है हर नौनिहाल को सुरक्षा से। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं सहित जन्म से लेकर
2 साल के बच्चों को 7 प्रकार की बीमारियों से रोकथाम के लिए टीके लगाना है। छूटने वालों की संख्या में कहीं आपका बच्चा तो नहीं है? इन्हें देखिए, अपने बच्चे को पहली बार इस सेंटर पर लाया है इसकी मां ने, और इसे बीमारियों से बचाव के लिए टीका दिया गया है। यह टीका लगा है मिशन इंद्रधनुष के तहत। अब मां को लगता है कि उसका बच्चा तंदुरुस्त रहेगा। गौरतलब है कि भारत के 30% बच्चे हर साल संपूर्ण टीकाकरण से वंचित रह जाते हैं। कम आय अर्जित करने वाले परिवारों के ज्यादातर बच्चे और माएं बीमारियों का शिकार होकर और समय ही काल के गाल में समा जाती हैं। अब इंद्रधनुष अभियान से बच्चों की सुरक्षा तो सुनिश्चित हो ही रही है और मातृत्व सुरक्षा को भी एक बहुत बड़ा बल मिल रहा है, और ये बल है माँ का भी और उसके बच्चे को खतरनाक बीमारियों से बचाने का भी। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। जी हाँ, ये बल है माँ का भी और उनके बच्चे को बीमारियों से बचाने का भी। जी हाँ, अभी आपने एक बहुत ही ज्ञानवर्धक रिपोर्ट देखी। आइए इसी के साथ हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ा लेते हैं, शुरू कर लेते हैं। इसी के साथ आपको फिर याद दिला दें कि हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, सवाल अपने पूछ सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ पूरे 1 घंटे तक हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, जो आपके सवालों के जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और टोल फ्री नंबर समय समय पर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी किए जाएंगे। आइए इसी के साथ हमारी चर्चा को हम शुरू कर लेते हैं। डॉक्टर जुच्ची का मैं जिक्र यहाँ पर करना चाहूंगी। बात जब महिलाओं की आती है तो चाहे वो शहरों की बात हो, ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो, अब समय बदला है। महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे चल रही हैं और इसके लिए स्वीकार्यता भी बढ़ी है। लेकिन अभी भी बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं स्वास्थ्य को लेकर, महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर, जिसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो आप महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर देखती हैं? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही बताया कि वो आदमी और औरत कंधे से कंधा मिला के हर कोई काम कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन खास जो चुनौतियां एक महिला में होती है, पहले तो जो कि खाली महिला में नहीं, खाली हमारे हिंदुस्तान के सब बच्चों में ही है कि वो अनीमिया जिसको कहते हैं, खून की कमी, वो तो है ही। वो आप जैसे आपने पोषण की बात करी, इस रिपोर्ट में भी दिखाया कि उनको पूरा पोषण नहीं दिया जाएगा तो वो जो अनीमिया है वो बचपन से ही, या जिसको हम एडोलेसेंट या किशोर अवस्था से ही शुरू हो जाता है। तो फिर महिलाओं में एक खासकर फिर वो जब एडोलेसेंट हो जाती हैं तो फिर उनका जो माहवारी होती है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, जो हर महीने उनको ब्लीडिंग होती है, अगर वो पहले से ही उनका खून की कमी हो तो फिर उससे वो अनीमिया जो होता है वो थोड़ा और बढ़ जाएगा। और फिर उसके बाद वो शादी करेंगी, और शादी जब करती हैं और अगर उनका ये जो अनीमिया है वो ठीक ना हुआ हो, वैसे ही रहे, तो उसके बाद वो मतलब प्रेग्नेंट हो जाती हैं या उनके पेट में बच्चा आ जाता है, तो वो एक साइकिल सा बन जाता है जो कभी टूटता नहीं है। तो वो एक सबसे बड़ी चुनौती जो हमें लगती है महिलाओं में। और दूसरा ये काफ़ी कुछ ऐसी जो जिसका आपने कहा टीकाकरण, हमें लगता है कि महिला को शादी से पहले वो अपने किसी विशेषज्ञ से या किसी सेंटर में जाके बात करनी चाहिए। जैसे हम रुबेला जो है इन्फेक्शन है, जिससे अगर माँ को अगर वो प्रेगनेंसी के दौरान हो गया तो वो बच्चे पे काफ़ी घातक हो सकता है, उसमें काफ़ी सारी एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। तो इसलिए अगर उसने रुबेला, उसको इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो उसका वो टीकाकरण कर सकती है। अगर हो गया है तो वो अपना टेस्ट करा के अगर उसमें एंटीबॉडीज हैं तो वो उसको लेने की जरूरत नहीं है। जी, तो कुल मिलाकर यहाँ पर कह सकते हैं कि जन्म से लेकर ही कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं जिनका सामना लड़कियों को करना ही पड़ता है, और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वो समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। ऐसे में उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है, और ऐसे में हमारे जो परिवार की या फिर कहें कि माता पिता की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अच्छा खान पान दें, उसी तरह की देखभाल वो लड़कियों को भी दें जितना वो लड़कों की देखरेख करते हैं, जिससे उनका भी
की जो इम्यूनिटी सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो काफ़ी बेहतर बनी रहे, ताकि आगे चलकर वो एक नई जिंदगी को जब इस दुनिया में लेकर आए तो वो भी स्वस्थ रहे और माँ भी बिल्कुल स्वस्थ रहे। बिल्कुल, और किस तरह से वो अपनी जो सेहत है उसको बेहतर बनाए रख सकती हैं, जानेंगे आपसे। यहाँ पर पहले मैं डॉक्टर अग्रवाल का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर अग्रवाल, महिलाओं की हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जुच्ची से, आपसे जानना चाहेंगे बच्चों के बारे में। जैसे ही मौसम बदलता है तो बच्चों की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो थोड़ी बहुत कमजोर होती है, उस पर उसका असर पड़ता है, बच्चे जल्दी जल्दी बीमार होने लग जाते हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है, लेकिन मैं पिछले वाले सवाल पे वापस एक बार जाना चाहूँगा, क्योंकि अब देखिए कि एक महिला जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट, आप प्रकृति के हिसाब से देखें या नेचर के हिसाब से देखें, एक महिला जो है वो मच मोर रोबस्ट होती है जी, है ना। आप देखेंगे कि जन्म पे यदि हम देखें कि किसी शिशुओं में जन्म पे मृत्यु की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, लेकिन हम लड़के और लड़की की आप कंपेयर करें तो लड़की में बीमार होने की और प्लस उसके सब्सिक्वेंटली इवन डेथ होने की संभावनाएं कम होती हैं जी। लेकिन जैसे जैसे वो बच्ची बड़ी होती है और आप कंपेयर करें उसमें बीमारी और मोर्टेलिटी की, डेथ रेट की, देन वो संभावनाएं लड़कों से ज़्यादा हो जाती हैं। और उसका रीज़न ये है कि जो फैमिलीज हैं, पेरेंट्स हैं, वो उनको उतना अच्छा ट्रीट नहीं करते जितना कि एक लड़के को करा जाता है, जबकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम बहुत आगे बढ़े हैं, समाज बहुत बदला है, और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि फाइटर जेट भी हमारी महिलाएं, हमारी बहनें चला रही हैं, बट फिर भी हमें बहुत बदलाव लेके आने की ज़रूरत है, अभी भी काफ़ी ज़रूरत है। बिल्कुल। और जो समाज में जो हो रहा है वो उनके स्वास्थ्य पे भी रिफ्लेक्ट करता है। समाज उनको जितना अच्छा ट्रीट करता है, उनको जितना अच्छा न्यूट्रिशन देता है, या फिर उनको उनकी शिक्षा होती है, या फिर उनके टीकाकरण के लिए उनके लिए पहल करी जाती है, तो वो सारी की सारी चीज स्वास्थ्य में भी ट्रांसलेट होती है कि वो जी, क्योंकि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी बेहद जरूरी हो जाता है जी। बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में आपसे जानकारी लेंगे डॉक्टर अग्रवाल। एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश से अनुराधा जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो, हाँ नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। अनुराधा जी, क्या सवाल है आपका? हेलो मैम जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी, हमारे 15 साल का बेटा है जिसकी अभी मूंछ और दाढ़ी आ रही है, तो हम जानना चाहते कि उसकी हाइट बढ़ेगी या नहीं। जी डॉक्टर अग्रवाल। अनुराधा जी नमस्कार, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि बच्चे की मूंछ और दाढ़ी आ गई है तो वो हाइट बढ़ेगी कि नहीं, रुक ना जाए, हाइट नहीं जाए। देखिए, ये जो हाइट में एक बढ़ोतरी होती है उस वक्त जब बच्चे की मूंछ दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है, आवाज़ में बदलाव होते हैं, ठीक है। तो इस वाले उम्र में हाइट में भी काफ़ी बढ़ोतरी होती है, करीब 15 to 20 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर तक हाइट बढ़ जाती है जी। लेकिन आप ये जनरली जो होता है वो आपका 11-12 साल की उम्र से शुरू होकर 16, 17, 18 साल की उम्र तक चलता जाता है, और हर एक बच्चे में अलग अलग होता है। किसी बच्चे की हाइट जो है 15 साल पे रुक जाएगी, लेकिन कुछ दूसरे बच्चे जो हैं वो 18 साल तक भी बढ़ते रह सकते हैं, ठीक है। तो ये वही वाला पीरियड है जब बच्चे की हाइट भी बढ़ती है, और वो एक नेचुरली कंट्रोल होती है, अपने आप उस चीज़ का कंट्रोल होता है, उसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आप जो ध्यान जो दे सकते हैं वो देख सकते हैं कि बच्चे का न्यूट्रिशन ठीक रहे, बच्चा जो है ख़राब हैबिट्स जैसे स्मोकिंग है या कोई दूसरी चीज़ें हैं उनमें नहीं इंगेज करे, अपना खाना ठीक से खाए, सोए, शारीरिक रूप से वो एक्टिव रहे, खेले कूदे, उन चीज़ों का ध्यान रखे, तो वो चीज़ अपने आप टेक केयर हो जाती है जी। बिल्कुल, आइए इसी के साथ बढ़ लेते हैं आगे। एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश से जगदीश सैनी जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो नमस्कार जी। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? मैं जगदीश सैनी, ग्राम कंकरिया, तहसील खाचेगांव, जिला देवास, मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ जी। मेरा सवाल यह है कि बदलते मौसम में बच्चों का किस प्रकार से सेहत का ध्यान रखे। जैसे कि अभी तो गर्मी का मौसम, शीत ऋतु का मौसम चल रहा है, ठंड का जी। अभी 1 महीने 1.5 महीने के बाद में गर्मी का मौसम लगेगा, तो ऐसे मौसम में बच्चों के स्वास्थ्य में गड़बड़ी आती है कि
विषय में जानकारी चाहिए जी। जी, यही सवाल डॉक्टर अग्रवाल मैंने भी आपसे किया था कि बदलते मौसम में बच्चों की देखभाल जो है किस प्रकार करें। इनफैक्ट जगदीश जी, आपको आश्चर्य होगा कि बच्चे जो हैं वो बड़ों के कंपैरिजन में ज़्यादा ठीक होते हैं, उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है बड़े लोगों के कंपैरिजन में। तो यदि आप सामान्य चीज़ों का ध्यान रखें, सर्दी है तो सर्दी से थोड़ा बचाव रखें कि उनको पर्याप्त कपड़े दिए जाएं, उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाए, सोने उठने का थोड़ा ध्यान रखा जाए, गंदी आदतों से बचाया जाए, तो कोई आपको स्पेसिफिक कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। टीके का समय है तो आप टीका दिलवाइए। इन सामान्य बातों का भी ध्यान रखेंगे तो बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम या कुछ ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। बट लेकिन यदि कोई बच्चा, आप यदि बात करें नवजात शिशु है, पर्टिकुलरली उन नवजात शिशुओं का जिनका वजन कम होता है जी, उन बच्चों को ज़्यादा स्पेशल ध्यान की ज़रूरत होती है। बाकी बच्चों को आप सामान्य रूप से पालिए, आपको कोई भी एक्स्ट्रा कोई दवा देने की, मेडिसिन देने की या कोई स्पेशल टॉनिक देने की किसी चीज़ की कोई भी आवश्यकता नहीं। जी हाँ, और घबराने की भी यहाँ पर जरूरत बिल्कुल नहीं है। घबराने की कतई जी, आवश्यकता नहीं। बिल्कुल। आइए इसी के साथ बढ़ लेते हैं आगे। डॉक्टर जुच्ची का रुख करना चाहेंगे। आपने कहा कि महिलाएं अगर अपने सेहत का ध्यान नहीं रखेंगी तो आगे आने वाले बच्चे पर भी उसका असर पड़ सकता है। तो ऐसी कौन सी हम कह सकते हैं कि बातें हैं जो नज़रअंदाज हो जाती हैं जिसका असर हमारे जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके आने वाले बच्चे पर भी पड़ सकता है? देखिए, एक तो मैंने आपसे शुरू में ही बताया था कि अनीमिया, खून की कमी, अनीमिया, जी, जो कि हम काफ़ी लगभग 60 से 65% लोगों महिलाओं में या बाकी जो पुरुष वर्ग वगैरह सब में देखते हैं, या किशोर अवस्था में जो लड़के हैं, तो काफ़ी कॉमन है। इसलिए सरकार ने जो मिड डे मील है जिसमें फोर्टिफाइड आयरन वगैरह डाल के वो सब कोशिश की जा रही है कि, और जैसे डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि उनके खान पान का सब ध्यान रखना है जी। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो गर्भवती महिला को ध्यान रखना है कि वो अपना जैसे नियमित रूप से अपनी जांच कराए, कम से कम 3 से 4 दफ़ा जो पूरे 9 महीने में, जो कि जो हमारी भारत सरकार भी है या WHO का भी रिकमेंडेशन है कि कम से कम 4 विजिट वो डॉक्टर के पास जाए। उसका जो सबसे महत्व ये है उसका कि उसमें एक तो उसके अनीमिया की जांच होगी, पता चलेगा, उसको दवाई दी जाएगी। दूसरा ये कि उसका ब्लड प्रेशर जो है वो देखा जाए, जो कि गर्भवती महिलाओं में देखा गया कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है उससे जो है जो बच्चे में जो ब्लड सप्लाई है वो थोड़ी कम हो जाती है, तो वो बच्चा जो है जो उसकी ऑल वगैरह वो बच्चे को पूरा खून जो है वो उसमें जाने नहीं देती है, उससे वो बच्चे का साइज कम रह जाता है। और महिला को खुद भी जो सेहत का खतरा होता है। सो 2-3 चीजें जो बहुत जरूरी है, खान पान जी, अनीमिया करेक्शन, और उसका जो ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल कंट्रोल रहे जी। और चौथी बात ये है कि जी, चौथी बात आपसे मैं जानूंगी, कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल शामिल कर लेते हैं, फिर आपसे इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। मध्य प्रदेश से हमारे साथ रघुवेंद्र जी फोन लाइन पर हैं। हेलो। हाँ जी मैम। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैम, मेरा सवाल है, मेरी मतलब जो बच्ची है, जो मेरी बच्ची है, मतलब 2 साल की है मैम, उसको मतलब वो मिट्टी खाती और का उसको भूख भी नहीं लगती। जी, मिट्टी खाती है और भूख नहीं लगती, डॉक्टर अग्रवाल। राघवेंद्र, मुझे बड़ी खुशी है कि आप अपनी बच्ची की स्वास्थ्य के लिए उतना चिंतित हैं और फ़ोन भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मिट्टी खाने की समस्या एक कॉमन समस्या है बच्चों में, और अक्सर ये समस्या आयरन डेफिशिएंसी, आयरन की कमी होती है शरीर में, उसकी वजह से बच्चे कई बार मिट्टी खाते हैं। हर एक केस में नहीं लागू होता, बट ज़्यादातर केसेस में। तो जो आयरन की डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से खून की समस्या, खून की कमी भी हो जाती है, उसको ठीक करने के लिए आपको 2-3 चीज़ें करनी चाहिए। पहली चीज़ करनी चाहिए कि उसका आप खान पान थोड़ा सा ध्यान से रखें। एक पॉसिबिलिटी है, क्या ये बच्ची सिर्फ माँ का या ऊपर का दूध ही पी रही है या खाना भी खा रही है? फोन जो है डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, तो कोई बात नहीं है। एक जो हमें देखने में आया है वो ये आया है कि बच्चे 2-2 साल के होते हैं और 1-1 लीटर दूध पी रहे होते हैं, या सिर्फ माँ का ही दूध पी रहे होते हैं। तो 6 महीने के बाद में, बच्चे की उम्र जब 6 महीने हो जाती है, तब आपको खाना खिलाना होता है। घर में जो उपलब्ध खाना है, बाजार का नहीं, कोई किसी तरह की स्पेशल फूड देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन घर में आप जो भी खाते हैं,
खिचड़ी खाते हैं, दलिया खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तो वैरायटी ऑफ फूड बच्चे को खिलाने की कोशिश करें। और यदि उसकी मिल्क पे डिपेंडेंस ज़्यादा है तो मिल्क की मात्रा आप कम करें। पहली चीज़ ये है। दूसरा जो चीज़ है वो ये है कि आप उनको आयरन का सप्लीमेंटेशन दें। तो आयरन की गोलियां यदि आप गांव में रहते हैं तो आशा ANM के पास उपलब्ध होती हैं, या बाजार में सिरप भी आती हैं आयरन की, तो आप उनको 3 से 6 महीने तक वो सिरप देंगे तो ना केवल उनकी मीठी खाने की आदत जाएगी, भूख भी बढ़ेगी और वजन भी बढ़ेगा। जी बिल्कुल, तो ये इस तरह से आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। अपनी बच्ची का जो स्वास्थ्य है वो बेहतर भी बनाए रख सकते हैं। खान पान का आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश से अजय जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो 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 हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है कि जब महिलाएं गर्भवती होती है तो वो जो 9 महीने का टाइम पीरियड होता है, उस समय उनकी जो मन स्थिति होती है, मतलब तनाव और डिप्रेशन, उससे बच्चों पर कितना प्रभाव होता है? और अभी जो युग चल रहा है, जैसे हम गरीब लोग होते हैं, बहुत मिडिल क्लास लोग होते हैं, तो मेरा डॉक्टर अग्रवाल जी से ये सवाल है कि इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए और इसके लिए सरकार या स्वास्थ्य संबंधित जो है वो क्या कर रहे हैं? बस जी, हमारे दोनों ही डॉक्टर इस बात का बहुत अच्छे से आपको जवाब देंगे। पहले मैं यहाँ पर डॉक्टर जुच्छी को बोलना चाहूंगी, आप बताएं, फिर हम डॉक्टर अग्रवाल की भी राय इसमें लेंगे। इनका प्रश्न है कि जो गर्भवती महिला है उसमें तनाव आता है, जो कि देखिए अगर कोई गर्भवती महिला है, अगर वो शुरू से आप उसको डॉक्टर को दिखा रहे हैं, रेगुलर विजिट, जो कि मैंने पिछले पिछले सवाल में भी ये बताया था कि अगर आप नियमित रूप से डॉक्टर की जांच कराते हैं और उसकी जो भी समस्या होती है वो अपना डॉक्टर से शेयर करती हैं जो गर्भवती महिलाएं हैं। और इसमें मैं ये आपको कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर के अलावा जो इसमें फैमिली है, जो आपका जो घर बार है, जो उसके माँ बाप हैं, जो उसके पति हैं, जो भी घर में है, उनका भी काफ़ी रोल हो जाता है कि आपने उसको थोड़ा इम्पॉर्टेंट फील कराना है, उसको पता है कि, और ये भी बताना है कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। जब प्रेग्नेंट हो गई है इसका मतलब कोई डिजीज नहीं है, ये तो एक नेचर का प्रोसेस है। तो उसको आपने कंफर्टेबल बनाना है, उसके खान पान का ध्यान रखना है, उसको इमोशनल सपोर्ट वो फैमिली ही कर सकती है। और अगर उसमें कुछ समस्या है वो आप डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। कई दफ़ा उनको रात को नींद नहीं आती है, सो उसके लिए अगर डॉक्टर की सहायता ली जाए तो वो हो सकता है कुछ समय के लिए, ये नहीं कि लगातार 9 महीने, कुछ समय के लिए कुछ दवाई दी जा सकती है। और अगर उसको इतना तनाव है तो उसकी वजह से तो उसका ब्लड प्रेशर वगैरह भी बढ़ सकता है। तो इसलिए नियमित रूप से डॉक्टर के पास आपको चेकअप कराना है और फैमिली सपोर्ट, ये आई थिंक सबसे बड़ा उसका उपाय होगा जो आपका प्रश्न है। डॉक्टर अग्रवाल जी। नहीं, अजय जी आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। माँ की जो मनोस्थिति है तनाव में है, उसका न केवल उनके खुद के स्वास्थ्य पे फर्क पड़ता है, बट जो बच्चा अंदर पल रहा है उसके स्वास्थ्य पे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैडम बता रही हैं कि हमें कि ये तनाव क्यों है, पहले तो उस चीज़ को समझना जरूरी है कि भाई आपकी कुछ पारिवारिक स्थिति हैं या कोई घर में कुछ प्रॉब्लम हैं जिनकी वजह से तनाव है, या उनको पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, घर में काम इतना है कि उनको आराम नहीं मिल रहा है, या उनके न्यूट्रिशन का टेक केयर नहीं हो रहा है, या उनको चिंता है कि भाई मेरे बच्चे का क्या होगा। तो आप ANM के पास बराबर जाके दिखा रहे हैं, आपके पास एक डिलीवरी प्लान है कि भी पेन होगा या कुछ होगी प्रॉब्लम तो हम कहाँ जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों की प्रिपरेशन करेंगे तो वो तनाव कम होगा। और ऑब्वियसली आप एज हस्बैंड एंड आपकी मदर जो हैं उनका एक बहुत बड़ा क्रिटिकल रोल है उसमें। जी बिल्कुल, तो परिवार का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल हो जाता है, दायित्व हो जाता है कि गर्भवती जो महिलाएं हैं उनकी शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ उनके मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, उन्हें तनाव से दूर रखें। बिल्कुल ऐसी ही बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हमें जानना और समझना बहुत जरूरी है, जो जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे हम, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे
कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं क्यों है जरूरी गर्भवती महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण। जी हाँ, किस तरह से हम उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रख सकते हैं, इस पर भी चर्चा कर रहे हैं। आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। देश के 2 बड़े विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बता दें कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई है दिल्ली से आरती सिंह जी ने हमें कॉल किया है। जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो 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 मैम, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैम मेरा सवाल है कि मैम मेरा 14 महीने का बेटा है जी। उसके माथे पे स्किन जो है वो थोड़ा सा सफेद और थोड़ा सा काला है, मतलब उसका चेहरा बहुत अजीब सा लगता है माथे का। सिर्फ माथे की जो स्किन है वो डिफरेंट कलर है, मतलब थोड़ा लाइट एंड थोड़ा डार्क है। ओके जी आरती जी, मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ, एक बार थोड़ा सा ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देंगे तो बेहतर होगा। काला आपका मतलब स्किन पे जैसे कोई छोटा दाग जैसा होता है काले रंग का, उसकी बात कर रहे हैं? मैम वो सर मेरे बेटे की मतलब दाग है, मतलब वैसे तो मेरे बच्चे का रंग गोरा है बट उसके माथे पे काला गोरा दोनों रंग के दाग धब्बे से हो रखे हैं। धब्बे से हो रखे हैं। आरती जी, मुझे लगता है कि आपके आसपास कोई बच्चों के डॉक्टर होंगे या फिर कोई स्किन के डॉक्टर होंगे, एक बार उनको दिखा लीजिए। बिकॉज फ़ोन पे बिना देखे वो समझ पाना उतना संभव नहीं है और उसका कोई जवाब दे पाना संभव नहीं है। जन्म से ही था क्या? जी बिल्कुल। मैडम पूछ रही हैं कि जन्म से ही था या उसके बाद हुआ है? ये जब पैदा हुआ बच्चा तब से ही था या बाद में हुआ है? आरती जी, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया। क्या हम इसे सोरायसिस की समस्या मान सकते हैं डॉक्टर? बच्चे में नहीं मानना चाहिए। देखे बगैर तो नहीं। जी देखे बिना हम यहाँ से कुछ भी बता पाना मुमकिन नहीं है। आरती जी, यही सलाह है कि आप नजदीकी कोई भी बच्चों के डॉक्टर या फिर स्किन के जो डॉक्टर हैं उनको एक बारी दिखा जरूर लें, क्योंकि बिना देखे यहाँ से कुछ भी कह पाना मुमकिन नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर्स, कुछ हमारे जो दर्शक हैं हमें मेल भी भेजते हैं जिनको हम शामिल करते हैं कार्यक्रम में, और एक ऐसी ही मेल मैं यहाँ पर शामिल करना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी। एक रवि रंजन सिंह जी ने पटना से हमें मेल किया है, बिहार से, और ये लिखते हैं कि मेरी वाइफ का जो है ऑपरेशन से डिलीवरी हुआ है, उनके पेट में सूजन आ गई है और पेट में दर्द भी होता है, इसके लिए क्या कर सकती हैं? सिजेरियन हुआ है, स्वेलिंग भी है। ऐसा लिखा है, कब हुआ है? कब हुआ है इसके बारे में कुछ जिक्र नहीं किया है। देखिए, अगर अभी हाल में ही हुआ है सिजेरियन तो थोड़ा दर्द तो रहेगा जी। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि जो पेशेंट है उसके जो बाहर के टांके हैं वो तो 7-8 दिन में वो निकल जाते हैं, लेकिन अंदर काफ़ी स्टिचेस लगाए होते हैं, टांके आए होते हैं, तो उनको धीरे धीरे अपने बिल्कुल जो ऑपरेशन से पहले जो साइज होता है बच्चेदानी का वो नॉर्मल आने में, और वो जो अंदर टांके लगते हैं उनको गलने में भी कम से कम 120 दिन लगते हैं जी। सो थोड़ा दर्द तो रहेगा ना। अगर इनका सवाल है कि काफ़ी दिनों के बाद हो रहा है तो वो ऑपरेशन के साथ कोई उसका कनेक्शन ऐसा लगता नहीं है। अगर फिर भी इनको दर्द हो रही तो ये उनका हमारा सुझाव है कि वो जो भी कोई स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं या जिन्होंने उनको ऑपरेशन किया वो उनको एक दफ़ा जाके दिखा दें। हो सकता है अल्ट्रासाउंड वगैरह करने की आवश्यकता हो, फिर उनको वो सलाह दी जा सकती है। जी बिल्कुल। तो रवि रंजन जी, किस तरह के कदम आपको उठाने हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। आइए बढ़ लेते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जगबीर सिंह जी ने फोन किया है मध्य प्रदेश से, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो जी मैडम, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका?
जी मेरा बच्चा है 3 साल का, वो रेगुलरली निमोनिया से मतलब प्रॉब्लम है जी। तो ऐसा रेगुलरली उसको जुकाम खांसी ये चीज रहती है, मतलब किस तरह से देखभाल करें कि मतलब उनको जी 3 साल का है और जन्म से ही निमोनिया की समस्या है, जुकाम खांसी वगैरह लगातार बना रहता है। डॉक्टर अग्रवाल किस तरह से ये देखभाल करें? देखिए एक चीज होती है जुकाम खांसी और दूसरी चीज होती है निमोनिया। जुकाम खांसी एक तरह के लक्षण हैं जो निमोनिया के भी लक्षण हो सकते हैं और सिंपली ऊपर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या थोड़ा बहुत कोई एलर्जी है उसकी वजह से भी हो सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि आपको जैसे साल में 4-5-6 बार होती है सर्दी जुकाम खांसी और आपको पेरेंट्स को लगता है कि ये लगातार ही चल रहा है, लेकिन कुछ कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिसमें बच्चे को निमोनिया होता है बार बार, साल में 6-8-10 बार भी निमोनिया हो जाता है, तो उसके कुछ अलग कारण होते हैं बट वो उतना कॉमन नहीं है। कॉमन ज़्यादा है वो ये है कि सामान्य खांसी है, साल में 6-8-10 बार हुई, बीच में ठीक हो गया बच्चा, तो यदि ये सामान्य तरह की खांसी है तो कोई ऐसी विशेष की बात नहीं है। यदि लेकिन बार बार खांसी होती है, पर्टिकुलरली मौसम चेंज होने के साथ में होती है या कोई पर्टिकुलरली आपकी किसी तरह के जैसे कोई एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में उनको होती है तो हो सकता है कि थोड़ी अस्थमा जैसी रिएक्टिव एयरवे जैसी शिकायत हो। यदि कुछ बच्चों की सांस तेज चलती है तो आपको ये देखना है कि सांस तेज चल रही है या सुनने में बच्चे को सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो वो वाली स्थिति है तो एक बार डॉक्टर को दिखाना आपके लिए उचित होगा ताकि उसका कारण समझा जा सके। उसका एक ट्रीटमेंट नहीं होता, आपको देखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि क्यों ऐसा हो रहा है और अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट देना पड़ता है। जी बिल्कुल, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर जुर्ची आपसे जानना चाहेंगे कि जब गर्भवती होती है महिलाएं तब तो किस तरह की सावधानियां बरतनी है आपने बता दिया, लेकिन अभी भी अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो महिलाएं हॉस्पिटल जाने की बजाय जो दाई है उन पे ज़्यादा भरोसा करती हैं, सोचती हैं कि प्रसव घर पर ही हो जाए। ये कितना हानिकारक हो सकता है माँ और बच्चे दोनों के लिए, इस पर आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए हम तो हर गर्भवती महिला को यही सलाह देंगे कि वो हॉस्पिटल या जिसको हम इंस्टीट्यूशन बोलते हैं कि वहाँ जाके डिलीवरी कराएं, क्योंकि घर में इतनी सुविधा तो होती नहीं है कि सबसे उसका जो हम नुकसान समझते हैं कि आपका जो इन्फेक्शन वगैरह, जैसे आपका बच्चा पैदा हुआ फिर आपको अगर उसका जो ऑल वगैरह निकलती है या बच्चे की जो देखभाल होती है उसके बाद, या टांके आए हों या कुछ कट जाए, आप टांके नहीं लगा सकते, तो जो एक इन्फेक्शन का डर रहता है, एक सबसे ज़्यादा वो खतरा है। दूसरा, अगर उस गर्भवती महिला को घर में डिलीवरी कराने के दौरान खून ज़्यादा जैसे बहना शुरू हो गया, जिसको कि हम पोस्टमार्टम हेमरेज बोलते हैं, जो कि काफ़ी घातक हो सकता है, जो कि मैंने आपके शुरू में ही बताया था प्रोग्राम में कि काफ़ी तर महिलाएं अनीमिया से जूझत होती हैं और अगर उनका जो प्रसव के दौरान इतना खून बह जाए तो फिर उनको जब तक किसी नज़दीकी हॉस्पिटल या सुविधा में लिया जा सकता, स्वास्थ्य सुविधा में, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हर गर्भवती महिला किसी नज़दीकी जो सेंटर है या हॉस्पिटल है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे जाके अगर डिलीवरी कराए तो वो उनकी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है। जी, और अब तो हर ग्रामीण क्षेत्रों में जो चिकित्सालय हैं वो भी पहुँच गए हैं और ऐसे में डॉक्टर्स का संपर्क में रहना और साथ ही साथ उनसे ही इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है, आपके और आपके बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़रूरी है। बढ़ लेते हैं आगे, ओडिशा से शेखर जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा बच्चे को अभी 11 महीना हुआ जी, लेकिन अभी उनका माँ को मंथली नहीं हो रहा है अभी तक। जी, क्या समस्या है? मेरा बच्चे को 9 महीना 10 महीना हो गया, बर्थ हो गए, उसके माँ को मंथली नहीं हो रहा है, एमसी नहीं हो रहा है। जी, पीरियड नहीं हो रहा है। जी, हाँ ठीक है, हम समझ गए आपका सवाल। क्या वो अभी जो बच्चा है वो अभी माँ का दूध ही पीता है? हाँ, अभी दूध पीता है जी। तो बच्चे को आप खान पान नहीं खिला रहे हैं? डॉक्टर अग्रवाल ने तो बोला कि 6 महीने के बाद खाना खिलाना होता है, तो खाना खा रहा है बच्चा कि नहीं? हाँ, खाना खिला रहे हैं। तो ये बच्चा दिन में कितनी बार दूध पीता है?
दिन में 3, 4, 5 बार। देखिए देखिए जब तक ये बिल्कुल 4, 5, 6 दफ़ा माँ जो है दूध पिलाती रहेगी तो हो सकता है उसका महीना ना आए। तो क्योंकि अब बच्चा 6 महीने का हो गया तो 6 महीने आप 9 महीने का हो गया तो आपको उसका अब जो है ये जो दूध है माँ का वो आप छुड़ा सकते हैं। इतना ज़्यादा नहीं देने की आवश्यकता है। दिन में 1-2 दफ़ा जैसे अगर वो देना चाहती दे। अगर आप उसको लगातार 5-6 दफ़ा पिलाएंगे तो उसका महीना रुका रहेगा, क्योंकि जो एक महिला होती है उसके बॉडी में जो हार्मोन होते हैं कि अगर वो दूध पिलाती रहेगी तो फिर उसका माहवारी भी नहीं आएगी। और कई दफ़ा उसका ये प्रभाव होता है कि महिला इस दौरान गर्भवती भी हो जाती है और उसको पता ही नहीं चलता है कि वो गर्भवती भी हो गई है। तो इसके लिए आपको इसका विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। कोई खतरा नहीं है उनको कि महीना नहीं आ रहा है, लेकिन वो गर्भवती रह सकती है, वो उनका ध्यान रखना पड़ेगा उसको। जी बिल्कुल। तो ऐसे में आहार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐड करना चाहूँगा। थोड़ा सा हम आजकल डिफरेंटली करते हैं। पहले तो जैसे मैम ने बताया कि ऐसा पॉसिबल है कि माँ पिला रही है अपने बच्चे को दूध तो उनका पीरियड्स नहीं आए, वो क्वाइट पॉसिबल है। 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि हम ये कहते हैं कि बच्चा 6 महीने का हो गया तो आप उसको घर का बना हुआ खाना दीजिए और वो आपको करीब 3 से 5 बार देना है। जैसे जैसे 12 महीने की तरफ जाएंगे तो 5 बार देना है और 3 बार देना है। लेकिन माँ का दूध कंटिन्यू रखें। सो एज लॉन्ग एज पॉसिबल माँ का दूध कंटिन्यू रखें आप, बिकॉज वो बच्चे के लिए भी हेल्पफुल है और माँ के लिए भी हेल्पफुल है। उसको बंद नहीं करें आप माँ का, बिकॉज 6 महीने के बाद में प्रेगनेंसी हो सकती है। तो यदि आप नहीं चाहते हैं कि प्रेगनेंसी हो और जो कि आपको चाहना चाहिए, बिकॉज आइडियली रिकमेंडेड ये है कि 2 प्रेगनेंसीज के बीच में कम से कम 3 साल का गैप हो। वो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और माँ के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। तो कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करें और प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। लेकिन बच्चे को माँ का दूध पिलाते रहें, जब तक पिलाते रहें जब तक माँ के लिए भी कंफर्टेबल है और बच्चे के लिए भी कंफर्टेबल है, और 2 साल तक भी कंटिन्यू 2 साल तक यही मैंने उनसे बोला। लेकिन इसमें यही एक खतरा रहता है, हम देखते हैं उमूमन कि जो महिला है वो गर्भवती हो जाती है तो कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करें। उसको लगता है कि महीना नहीं आ रहा है तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, तो वो थोड़ा एक नुकसान हो जाता है उसमें। हाँ, लेकिन हम ये कहते हैं कि आप पिलाइए, लेकिन आप खाना भी खिलाइए, नहीं कि आप आहार खिलाना बहुत जरूरी है बच्चे की ग्रोथ के लिए। अपना ध्यान भी रखिए, अपना ध्यान भी रखना है, बच्चे का ध्यान भी रखना है। ऐसे में आहार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर अग्रवाल? जैसे शुरुआत में कहा था कि आपने कि घर का बना होना चाहिए, पर कई तरह की मतलब सवाल आ जाते हैं, कितना खिलाएं, कैसे खिलाएं, कितना पतला हो, किस तरह का हो, क्या कहेंगे इस पर आप? तो कुछ मोटी मोटी बातें मैं बताऊंगा। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि पहले 6 महीने सिर्फ माँ का दूध दिया जाए। ये एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। कोई गुट्टी, पानी, शहद, ऊपर का दूध। आज एक सुबह एक फैमिली आई मेरे को बताने लग गई कि हम बादाम घिस के बच्चे को देते हैं, 1.5 महीने का बच्चा था। तो माँ के दूध के अलावा और कुछ नहीं दिया जाए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। 6 महीने के बाद में आप बच्चे को खाना देना शुरू करेंगे। खाने का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो घर का बना हुआ खाना हो। उसमें वैरायटी ऑफ, धीरे धीरे शुरू करेंगे आप। जैसे शुरुआत में आप खिचड़ी दे सकते हैं या खीर बना के दे सकते हैं या कोई फूड शुरू करते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे बाकी फूड ऐड करते जाते हैं। खाना पतला नहीं होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए। दाल का पानी नहीं, दाल गाढ़ी दाल। जी जी। तो वो खिलाइए दिन में 3 बार। 6 से 9 महीने तक आप 3 बार करीब आधी कटोरी खाना खिलाएंगे और उसके बाद में उसको 4 से 5 बार बढ़ा देंगे। धीरे-धीरे क्वांटिटी जो है वो बढ़ाते जाएंगे, धीरे-धीरे क्वांटिटी बढ़ाएंगे और फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे और माँ का दूध कंटिन्यू रखेंगे। जी बिल्कुल। तो इस तरह से आपको अपने बच्चे के आहार का भी ध्यान रखना है। बढ़ लेते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश से। रविशंकर जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हेलो। हाँ जी जी, रविशंकर जी अपना सवाल पूछें। जी, हमारे पास एक छोटी सी बच्ची है जी। हाँ जी, मैं रविशंकर, मैम ये बोल रहा हूँ कि मेरी बच्ची एक छोटी सी, उसके चेहरे पे थोड़ा दाग से आ रहे हैं और मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कि उसको थोड़ा सुनने में भी कुछ प्रॉब्लम है क्या? सुनने में भी कुछ प्रॉब्लम है क्या? वर्ष कितनी उम्र है? जैसे कि एक तरफ को देखती रहती है वो रेगुलर, और उसके दूसरी तरफ बोलते हैं तो उसको ध्यान ही नहीं देती वो उधर को।
तो मुझे लगता है कि जैसे कि उसको आवाज सुनने में कोई प्रॉब्लम है क्या? ओके, क्या कहेंगे डॉक्टर? रविशंकर जी, बच्चों में ना सुनने की प्रॉब्लम हो सकती है और ये एक प्रॉब्लम है जिसको आप बड़े सीरियसली लेना चाहिए, है ना। और आपको ये लगता है कि आपका बच्चा साउंड से, आवाज़ से नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो आप बच्चे को अस्पताल लेके जाइए, उनकी सुनने की जांच होनी चाहिए तुरंत। और यदि वो उनकी सुनने की प्रॉब्लम है तो उसका कोई समाधान होना चाहिए। कई बार प्रॉब्लम सुनने की नहीं होती, कुछ और भी हो सकती है। तो यदि आपको कंसर्न है तो आप अस्पताल लेके जाएं। जी, एक बारी डॉक्टर को जरूर दिखा लें, यहाँ पर समय जाया ना करें। बिल्कुल, बढ़ लेते हैं आगे। एक महत्वपूर्ण सवाल है डॉक्टर अग्रवाल, जब भी हम टीकाकरण की बात करते हैं, टीकों के परीक्षण की बात करते हैं, तो अभी तक यही रिकॉर्ड्स हैं कि 18 वर्ष से जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उन्हीं पर परीक्षण किया गया है। लेकिन जब भी बच्चों की बात आती है, जैसे अगर हम कोरोना वायरस की ही बात कर लें, बच्चों पर अभी तक इसका कोई भी परीक्षण नहीं हुआ है। ऐसे में किस तरह की चुनौती देखते हैं आपकी, बच्चों के लिए क्या किया जाए? देखिए, ये चुनौती का विषय नहीं है, ये बेसिकली ये जो विषय है कि कोई नई दवा आती है या वैक्सीन आती है या कोई ट्रीटमेंट आता है, तो उसका एक प्रोसेस होता है टेस्ट करने का, कि सबसे पहले आप अडल्ट पॉपुलेशन पे टेस्ट करते हो और यदि वहाँ इफेक्टिव आती है तो फिर आप बच्चों पे जाते हो। पहले 18 से कम करके आप 12 तक जाते हो, फिर 12 से कम में जाते हो। इसी तरह से शुरुआत की जब जाँच होती है उसमें प्रेग्नेंट मदर्स भी नहीं होती हैं, या जो मदर बच्चे को दूध पिला रही होती हैं तो वो भी नहीं होती हैं। तो उसका आइडिया ये होता है कि आप पहले उस पॉपुलेशन पे टेस्ट करके देखो जहां सबसे कम प्रॉब्लम होने का अंदेशा है, या प्रॉब्लम हो जाए तो आप उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हो। तो उस दृष्टि से बच्चों को थोड़ा वल्नरेबल माना जाता है, तो इसलिए वो दवाओं के टेस्टिंग में बाद में उनका नंबर आता है। कोरोना वैक्सीन के कॉन्टेक्स्ट में हम कोई चैलेंज एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से ये अडल्ट में सेफ एंड इफेक्टिव है, हमें ये हमारा इंट्यूशन जो है वो ये है कि बच्चों में भी ये उतनी इफेक्टिव होगी, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन उनमें अभी तक टेस्टिंग नहीं हुई है। इसलिए जो राइट नाउ जो टीकाकरण हो रहा है वो 18 या 16 साल से बड़े लोगों में ही हो रहा है, बच्चों में अभी नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल। आइए इसी के साथ बढ़ लेते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, फिर हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश से सुनील जी ने हमें कॉल किया है, आइए जान ले क्या है उनका सवाल। हेलो जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम, हमारा नाम सुनील है, हम उत्तर प्रदेश जिला महुआ से बोल रहे हैं जी। हमें पूछना है कि जैसे गर्भवती महिलाओं को अनार के जूस के साथ और थोड़ा अनाज के दाने के समान थोड़ा चूना मिला के अगर पिलाया जाए तो इसमें क्या आयरन और कैल्शियम दोनों की पूर्ति हो सकती है? तो नुकसान तो नहीं है इसमें? सुनील जी, अनार का जूस तो बिल्कुल ठीक है, आप पिला सकते हैं, लेकिन हम ये आपको सलाह नहीं देंगे कि आप उसमें चूना मिलाइए, क्योंकि अगर आपको कैल्शियम देना ही है एक महिला को, तो या तो आप जो टैबलेट्स मिलती हैं कैल्शियम की, जो कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम भी है, आपको देना चाहिए उनको। 250 से 500 मिलीग्राम की गोली अगर वो ले लें तो काफ़ी है। अगर वो कैल्शियम नहीं लेना चाहती हैं तो अगर आप उनको दिन में 3 कप दूध पिला लें तो वो जो मात्रा उसमें कैल्शियम की वो उनके लिए काफ़ी होती है। तो चूना हम आपको नहीं एडवाइस करेंगे डालने के लिए, अनार का जूस पिला सकते हैं आप। मैं कमेंट मेक करना चाहूँगा सुनील जी। एक चीज़ बड़ी ध्यान रखने वाली है कि कई बार बड़े एग्जॉटिक फूड्स जो होते हैं ना, कि आप देखते हैं अनार है या फिर कोई बादाम है, बड़े महंगे फूड होते हैं कई बार ये, ठीक है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, यदि ना कर सकते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है। एक अनार जो है वो उतना ही अच्छा है जो कि कोई मौसमी फल है जी, है ना। तो हमारी जो सलाह है वो ये है कि चाहे वो बच्चे का खाना हो या प्रेग्नेंट मदर का हो या लैक्टेटिंग मदर का हो या एल्डरली का हो फॉर दैट मैटर, घर में आपके जो खाना है उसको आप ठीक से बनाइए, जिसमें अनाज है, दाल है, वहाँ वैरायटी लेके आइए, ठीक है। आज आप एक अनाज बना रहे हैं, दूसरा अनाज बना रहे हैं, 2 डिफरेंट तरह के तेल यूज़ करते हैं, जो मार्केट में सब्जी आती है या जो फल आता है उसको आप यूज़ करिए, तो
वैरायटी लेके आइए, सीजनल फ्रूट्स लेके आइए, जिस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं उसको लेके आइए। यदि अनार आपकी आउट ऑफ रीच है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि अनार देना है, आप उसकी जगह कोई भी मौसमी फल दे सकते हैं। जी बिल्कुल। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। गुजरात से हमारे साथ रमेश भाई कॉल पर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल हम जान लेते हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी सवाल मेरा यह है, हमारा बच्चा 10 साल का। हेलो जी, आपका सवाल हम सुन रहे हैं। 10 साल का है आपका बच्चा, उसको थैलेसीमिया की बीमारी 8 साल से है जी। तो उसका इलाज बोन मैरो ट्रांसफर कितना सक्सेसफुली है और कितना खर्च आए और कहाँ पे हम नजदीक से नजदीक कहाँ पर करवा सकते हैं? जी, थैलेसीमिया के लिए क्या कहेंगे, क्या सलाह? रमेश जी, थैलेसीमिया आपके बच्चे को है, अच्छी चीज़ है कि उसका परमानेंट इलाज भी हो सकता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, और ऐसा लगता है कि आपने सलाह भी करी है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की सुविधाएं बहुत सारे अस्पताल में उपलब्ध हैं, आपके गुजरात में भी होंगी, आसपास दूसरे शहरों में भी होंगी, प्राइवेट सेक्टर में भी है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी है। कहीं पैसा ज़्यादा लगता है, कहीं कम लगता है, तो आपको थोड़ा सा उसके बारे में देखना पड़ेगा कि आपकी अफोर्डेबिलिटी क्या है, आप किसी गवर्नमेंट की स्कीम में आप फिट इन होते हैं कि नहीं होते हैं। यदि आप एक सर्टेन इनकम ग्रुप में हैं तो आपको गवर्नमेंट से भी आपको असिस्टेंस मिल सकती है। तो वो आपको थोड़ा सा पता करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या क्या सुविधाएं आपके क्षेत्र में उपलब्ध हैं और क्या चीज़ आप अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रीटमेंट बहुत इफ़ेक्टिव है, इससे ठीक हो जाते हैं बच्चे, और आप उसको डेफिनेटली करवा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो थैलेसीमिया के बारे में अभी हमारे विशेषज्ञ ने जानकारी दी है, और साथ ही अगर आप और विस्तार से जानकारी लेना चाहते हैं तो कल सुबह 10 बजे आप हमारा खास कार्यक्रम कैसे हैं आप देख सकते हैं, जो कि आधारित है थैलेसीमिया पर। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, आप कार्यक्रम देखिए, थैलेसीमिया के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल कीजिए हमारा कार्यक्रम देख करके, फिर आप जरूर नजदीकी जो भी डॉक्टर हैं उनका संपर्क कर सकते हैं। सुबह 10 बजे कैसे हैं आप देखना ना भूलिएगा। आइए इसी के साथ बढ़ लेते हैं आगे, और अब देख लेते हैं कि टीका या वैक्सीन क्यों जरूरी है और इससे स्वस्थ भारत के सपने को किस प्रकार साकार किया जा सकता है। नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। हम सभी को यह जानना बेहद जरूरी है कि शरीर को किसी बीमारी से लड़ने और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो दवा दी जाती है उसे ही टीका या फिर वैक्सीन कहा जाता है। जी हाँ, इस वैक्सीन को किसी भी रूप में हमारे शरीर में भेजा जा सकता है, यह खिलाई भी जा सकती है और पिलाई भी जा सकती है, या फिर इंजेक्शन के माध्यम से भी दी जा सकती है। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत में लगभग 10 लाख बच्चे अपना 5वां जन्मदिन मनाने से पहले ही जान गंवा बैठते हैं। इसलिए पूर्ण टीकाकरण को गति प्रदान करके वंचित लोगों तक पहुंच बनाने के लिए भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है मिशन इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के तहत 0 से 2 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण आंगनवाड़ी क्रमांक 2 मिशन इंद्रधनुष के तहत प्रति वर्ष भारत में 90 लाख से भी ज्यादा टीकाकरण सत्रों का आयोजन किया जाता है, जिसमें न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन यानी पीसीवी और रोटावायरस वैक्सीन यानी आरवीवी जैसे टीकों को शामिल किया गया है। इसके तहत एक देशव्यापी मीजल्स रूबेला अभियान भी चलाया जा रहा है। जी हाँ, इस अभियान के तहत सभी बच्चों को लक्षित किया जाता है, फिर चाहे उसका आवास कहीं भी हो, वो कहीं भी रहता हो। वैसे तो टीकाकरण शिशु अवस्था में ही लग जाने चाहिए, लेकिन यदि आप नए माता पिता बनने जा रहे हैं या फिर बने हैं तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाएं तो क्यों लगवाएं। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वैक्सीन की दवा कैसे काम करती है। ये तो आप भी जानते हैं कि हमारे शरीर में एक इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षण तंत्र होता है जो किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ता है और हमें
उस बीमारी से बचाता है। जी हाँ, जब किसी बीमारी वाले जर्म्स हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमें बीमार करने लगते हैं, तब हमारा शरीर उन जर्म्स की पहचान कर लेता है और बता देता है कि ये जर्म्स हानिकारक हैं। इसलिए ध्यान दें कि यदि शिशु का टीकाकरण किया जाए, नियमित किया जाए, आप जागरूक रहें, तो न केवल शिशु को सेहतमंद जिंदगी मिल सकती है, उसे सेहतमंद बनाया जा सकता है, बल्कि स्वस्थ बच्चे से ही स्वस्थ भारत की सपना को साकार किया जा सकता है। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। जी हाँ, समय पर प्रतिरक्षण ही बच्चे को दे सकता है सुरक्षित जीवन। मिशन इंद्रधनुष से संबंधित एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट अभी आपने देखी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। और अयोध्या उत्तर प्रदेश से हमें सरिता तिवारी जी ने कॉल किया है। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा सवाल ये है कि मेरा बच्चा 6 साल का है। जब से 4 साल का था तब से उनके फेस पे और बॉडी पर ना स्किन वाली फुंसियां निकलती हैं, टाइट रहती हैं। होम्योपैथिक दवा जुलाई से, तो वो फुंसियां बड़ी होती हैं और पक जाती हैं, तब ठीक होती हैं। जी, तो ये किसी तरह की स्किन प्रॉब्लम हो सकती है डॉक्टर अग्रवाल? हो सकती हैं, लेकिन कई बार जैसे किसी तरह की खुजली वगैरह होती है, उसके ऊपर बच्चा रब करता है और इन्फेक्शन हो जाता है और बॉयल बन जाता है। बट इनके केस में मुझे लग रहा है कि बॉयल्स बन रहे हैं, तो ये लार्जली जो है वो हाइजीन से रिलेटेड होता है। ठीक है, आप थोड़ा सा साफ सफाई का ठीक से ध्यान रखें। यदि कहीं वो स्क्रैच करते हैं तो कोशिश करें कि आप उनके नेल छोटे रखें, फ्रीक्वेंटली आप उनके हाथ धुलाते रहें। ठीक है, तो ये चीज़ें आप करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। कई बार इस उम्र में होती है उस तरह की तकलीफ, बट ऐसी वरीसम जिसके लिए आप बहुत चिंतित हों, वो संभावनाएं मुझे नहीं लग रही है। जी बिल्कुल, तो ये तमाम बातें हैं जिनका ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल, अब चलते चलते कुछ सवाल मैं हमारे विशेषज्ञ से पूछ लेती हूँ। डॉक्टर जुच्ची, आप कोरोना की वैक्सीन ले चुकी हैं, तो आप अनुभव कर चुकी हैं, इसको हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी कि क्या हम सभी को लेनी चाहिए? बिल्कुल, मैं ये अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि मेरे को कोरोना हो भी चुका है और मैं उससे स्वस्थ भी हो गई हूँ। और उसके बाद क्योंकि मैं स्वस्थ कर्मी हूँ, तो इसलिए मैंने जाके कोरोना की वैक्सीन भी लगाई है और मैं आपके सामने बैठी हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मुझे हुआ है। मेरे को नहीं हुआ, लेकिन कुछ मरीजों में थोड़ा सा, कईयों में बुखार या थोड़ा जहाँ इंजेक्शन लगा था वहाँ पे थोड़ा दर्द है। तो हम तो यही सबको जो सलाह देंगे कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगानी चाहिए। और जैसे कि सरकार और सब हम लोग सब भी यही बताते हैं, मास्क पहनो। हमने इस टाइम नहीं पहना है क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन मास्क पर हमने दूरी का ध्यान यहाँ पर जरूर रखा हुआ है। इसके लिए आपको भी रखना है, करना है। बिल्कुल, समय समय पर हाथ भी जरूर धोना है। एक मेल आ गई है मेरे पास, झट से मैं उसे शामिल कर लेती हूँ। राहुल ने दिल्ली से मेल किया है, क्या दूसरी खुराक जो है कोरोना की दूसरी कंपनी की लगा सकते हैं? वैक्सीन जो है वो दूसरी कंपनी की लगाई जा सकती है, और क्या 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को टीका लगाया जा सकता है? डॉक्टर अग्रवाल, नहीं, आप जिसको जो वैक्सीन आपको मिली है, आइडियली उसी ब्रांड से आपको दूसरा टीका देना चाहिए। एंड दूसरी बात आपने कहा 18 साल से कम अभी नहीं है, हमने उस चीज के बारे में जिक्र किया। टेस्टिंग की रिपोर्ट्स आ जाएंगी। एनीवे वो अभी प्रायोरिटी में नहीं है, जनरल पब्लिक को भी नहीं मिल रही है, अभी तो हेल्थ वर्कर्स को ही मिल रही है। बाकी लोगों का टाइम, समय लगेगा उनका टाइम आने में। जी बिल्कुल, एक और मेल यहाँ पर आ गई है। सुषमा मांझी रांची से, इन्होंने लिखा है कि अगर किसी बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स हमने पिलाई है और 1-2 खुराकें पिलाई हैं, लेकिन उसे भी फिर भी पोलियो हो गया है, तो क्या उस बच्चे को पोलियो की और खुराकें हमें पिलानी है? देखिए, पोलियो नहीं हुआ होगा, कुछ और हुआ होगा। पोलियो तो इंडिया में इराडिकेट हो गया, और आपके बच्चे को यदि पोलियो हो गया तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ बन चुकी होती है अभी। तो मुझे लग रहा है कि वो नहीं है। बाकी पैरालिसिस के बहुत सारे और कारण भी होते हैं, हो सकता है कि उनमें से कोई चीज़ हो। तो इसलिए यदि वो बीमारी अभी कोई है जिसमें वैक्सीन का कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, जो कि
मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा, तो मैं ये कहूँगा कि पोलियो की ड्रॉप्स आप दिलवाइए। पोलियो की ड्रॉप्स जो है वो नहीं रोकनी है, उन्हें हम बच्चे को देते यहाँ पर जरूर रहें। तो देखिए हमारे दोनों विशेषज्ञों का कहना है कि माता का ध्यान रखना, माँ का ध्यान रखना है, बच्चे का ध्यान रखना है। कोरोना काल में सभी को वैक्सीन जरूर लगवानी है। हमारी डॉक्टर अपना अनुभव ही हमारे साथ साझा कर रही हैं कि किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हो भी सकता है लेकिन वो कुछ ही समय के लिए होगा, जिससे आप बिल्कुल निजात पा सकते हैं। बिल्कुल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो बिल्कुल दोस्तों बता दें कि मातृत्व सुरक्षा के मायने जो हैं केवल माताओं की सुरक्षा नहीं बल्कि शिशुओं की भी सुरक्षा है। साथ ही आपको बता दें कि हमारे पास पिछले सप्ताह बहुत सारे मेल्स आए हैं, जिनमें शामिल है बिहार के गोपालगंज से कौशल किशोर जी का मेल। ये जानना चाहते हैं कि उन्हें लगातार जोड़ों का दर्द रहता है, दवाई काम नहीं करती है, क्या कर सकते हैं। जयपुर से 17 साल की केशव मीणा ने अपनी आंखों की कम होती हुई रोशनी के बारे में कहा है, वो काफी चिंतित हैं। और आगरा से कौशिक जी कहते हैं कि रूखी त्वचा को लेकर काफी वो परेशान है, क्या कर सकते हैं। दोस्तों हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि बहुत जल्दी हम विशेषज्ञों के सामने आपकी समस्याएं रखें और उनका समाधान लेकर आपके समक्ष हाजिर हो, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टीवी के माध्यम से जरूर मिल जाएगी। आप हमें लगातार लिखते रहें या मेल करते रहें। इसके लिए सबसे पहले तो आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। ये तो हो गया हमारा पता। अब बारी आती है हमारी ईमेल आईडी की। हमारी ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। जी हाँ दोस्तों, आप हमें ऐसे ही लिखते रहें और अपने सुझाव भी हमें भेजते रहें। इसी के साथ आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए, दूरदर्शन किसान देखते रहिए। नमस्कार। ISI? नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा ISI? गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय, बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। विश्वसनीय ISI मार्क। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 31 जनवरी सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र, सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 31 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।